नमस्कार। आज एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं फिर आपके बीच उपस्थित हूँ। इससे पहले वाले वीडियो में हमने संधि है उसकी परिभाषा के विषय में जाना था और परिभाषा पढ़ते समय मैंने एक मुख्य बात बताई थी कि संधि के विषय में एक बात हमें हमेशा याद रखनी है कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल। इस बात को सदैव याद रखेंगे। अब जब वर्ण की बात आई थी परिभाषा में तो हमने वर्णों की जानकारी भी प्राप्त की थी कि वर्ण भाषा की लघुतम इकाई है जिसके खंड नहीं किए जा सकते। वर्णों को स्वर और व्यंजन मुख्यतः दो भागों में बांटा गया। इसके अलावा हमने अयोगवाह वर्णों की जानकारी भी प्राप्त की थी। साथ ही साथ संधि की जो परिष्कृत परिभाषा है, पाणिनि की जो परिभाषा है, उसकी जानकारी भी प्राप्त अपन इससे पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। स्वर वर्ण कौन से होते हैं, व्यंजन वर्ण कौन से होते हैं और अयोगवाह वर्ण कौन से होते हैं, इनकी जानकारी भी हम पूर्व में जो वीडियो है उसमें दे चुके हैं। तो जिनको ये जानकारी चाहिए वो इससे पिछला वीडियो देख सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि जब संधि की परिभाषा में ये बात आती कि दो वर्णों का मेल है, उसको ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। तो सबसे पहले दिमाग में प्रश्न ये आता है कि कौन से दो वर्णों का मेल। मेरे कहने का मतलब है जैसे एक शब्द है गणेश और गणेश का संधि विच्छेद होता है गण संधि ईश। यहाँ हम यदि इस गण शब्द का वर्ण विश्लेषण करें, कहने का मतलब वर्ण विश्लेषण या वर्ण विच्छेद करें, वर्णों को अलग अलग लिखें। जैसे ग है तो इसका मतलब हुआ ग प्लस ए। ण है इसका मतलब हुआ ण प्लस ए। कहने का मतलब ये है कि जैसे कोई भी वर्ण है, जैसे क लिखा हुआ है व्यंजन वर्ण है या का लिखा हुआ है, तो इसमें कोई ना कोई, यदि ये हलंत नहीं, कोई व्यंजन वर्ण यदि हलंत नहीं है, इसका मतलब कोई ना कोई उसमें स्वर मिला हुआ है। कहने का मतलब ये जैसे यहाँ क हलंत है, यहाँ मैंने क को इस तरीके से लिखा है, आगे मान लो मैंने कू लिख दिया, ये तो क के नीचे हलंत है, इसका मतलब तो ये क शुद्ध व्यंजन है, इसमें कोई भी और स्वर वर्ण मिला हुआ नहीं है। लेकिन यहाँ क इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब इस क स्वर में जो क व्यंजन वर्ण है इसमें ए स्वर मिला हुआ है। यहाँ का लिखा है, इसका मतलब इसका अर्थ हो गया क प्लस आ। कु लिखा है, इसका मतलब ये हो गया क प्लस उ। तो कहने का मतलब ये ऐसे ये ग लिखा हुआ था, यदि ये ग हंत है, इसका मतलब इसमें कोई स्वर मिला हुआ नहीं है। लेकिन ग इस तरीके से लिखा है, मतलब ग और ए। यदि ये यहाँ गा होता तो अपन लिखते ग और आ। मेरा कहने का मतलब वर्ण विश्लेषण सबको समझ में आना चाहिए कि जैसे एक शब्द है कमल, तो इस कमल शब्द का वर्ण विश्लेषण क्या होगा, क का मतलब क और ए। ये मैं है, इसका मतलब मैं और ए। ल है, इसका मतलब ल और ए। संधि के दृष्टिकोण से वर्ण विश्लेषण को जानना बहुत जरूरी है। हमें पता होना चाहिए कि कौन से अक्षर में कौन कौन से वर्ण है, ये पता होना चाहिए। तो ये जो कमल है उसमें कौन कौन से वर्ण है, क का मतलब हो गया क और है, मैं का मतलब हो गया मैं और है, लय का मतलब हो गया लय और है। यदि ये कमल नहीं होकर के मान लो कमला होता, कमल नहीं होता बल्कि कमला ये शब्द होता, तो इसका वर्ण विश्लेषण क का हो गया क और है, मैं का हो गया मैं और है, और ला है, इसका मतलब लय के अंत में कौन से स्वर की मात्रा आ रही है, आ की, तो लय और आ लिखते थे। कहने का मतलब हमें कोई ये पूछे कि भाई जो कमल शब्द है उसका वर्ण विश्लेषण क्या है, क और ए, मैं और ए, ले और ए। अब मुझे कोई ये पूछे कि बताओ कमल शब्द में जो सबसे पहला वर्ण है वो कौन सा है, तो मैं कहूंगा क। कोई पूछे कि भाई कमल शब्द है उसका अंतिम वर्ण कौन सा है, तो मैं कहूंगा ए। बात समझ में आ रही है। यदि कोई मुझे पूछे कि ये कमला जो शब्द है इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, तो मैं कहूंगा आ। प्रथम वर्ण कौन सा है, तो मैं कहूंगा के। ये ध्यान में रखना है। तो देखो इस हिसाब से गण शब्द का वर्ण विश्लेषण क्या हुआ, ग और है, ण और है।
इसका वर्ण विश्लेषण भी मैं कर देता हूं, ई, से और ए। अब देखो संधि की परिभाषा में हमने क्या पढ़ा कि संधि किसे कहेंगे, दो वर्णों के परस्पर मेल को। लेकिन कौन से दो वर्णों का मेल, यहाँ देखो ये गण शब्द है, ये ई शब्द है, यहाँ गे भी वर्ण है, ए भी वर्ण है, अणे भी वर्ण है, ये ए भी वर्ण है, ये ईस का ई भी वर्ण है, ये से भी वर्ण है और ये ए भी वर्ण है। तो कौन से दो वर्णों का मेल, तो ये बात सबको ध्यान में होनी चाहिए कि संधि में कौन से दो वर्णों का मेल होता है, जो प्रथम शब्द होता है, जो प्रथम शब्द होता है उसका अंतिम वर्ण, प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण। और कौन से वर्ण का मेल होगा, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। देखो मैंने शुरू में कहा था कि इस बात को कभी नहीं भूलना कि संधि में क्या होता है, दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल, जो प्रथम शब्द है यानी पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण। अब इसका क्या मतलब है, मैं दोबारा से समझाता हूँ आपको। जैसे ये गणित शब्द है, इसमें गे का वर्ण विश्लेषण गे और ए, रे का हो गया णे और ए, और इसका मैंने बताया था ई, से और ए। एक बार इसको मैं जू का तू लिख देता हूँ, ठीक है। अब देखो ये जो प्रथम शब्द है, चलो इसका भी मैं वर्गीकरण कर देता हूँ, ई, से और ए। अब देखो संधि कहाँ होगी, ये जो पहला शब्द है गण, यानी ये जो पहला शब्द है गण, इस प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण यानी अंत में क्या आ रहा है, ए आ रहा है। तो संधि में दो वर्णों का मेल होता है। कौन से दो वर्णों का, पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण, और ये जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण। यानी यहाँ गणेश जो उदाहरण है, हमें कोई पूछे कि बताओ गणेश में कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, क्योंकि संधि में क्या होगा, दो वर्णों का मेल। तो बताओ गणेश में कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, तो अपन ये देखेंगे कि गण में ण के अंत में क्या है, ए है, यानी जो पहला शब्द है उसके लास्ट में कौन सा वर्ण है, ए है। जो दूसरा शब्द है उसके फर्स्ट में यानी उसका प्रथम वर्ण क्या है, ई। यानी हाँ यहाँ हम कह सकते हैं कि गणेश में कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, ए और ई का। तो जो शुरुआत से संधि सीखना चाहता है उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी ये है कि उसको ये पता लगना चाहिए कि उस उदाहरण में कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है। जैसे मैं एक उदाहरण और लिख देता हूं, देव संधि आले। बताइए इसमें कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, तो अपन देखेंगे प्रथम शब्द है देव, वह के अंत में कौन सा स्वर है, ए। आले के शुरू में यानी जो दूसरा शब्द है उसका पहला वर्ण क्या है, आ। इसका मतलब इस उदाहरण में कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है, ए और आ का। अब एक उदाहरण अपन और लेते हैं। जैसे एक उदाहरण अपन ने ले लिया, दिक संधि अंबर। तो यहां देखिए प्रथम वर्ण यानी जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, कै हलंत है, यानी इसमें ए नहीं है, अंत में हलंत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कै ही है, यानी कै क्या है, व्यंजन वर्ण है। उसके बाद में दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है, ए, ये स्वर है, यानी व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर आ रहा है, कै और ए का मेल हो रहा है। यहाँ पर कै व्यंजन वर्ण है और ए स्वर वर्ण है, इनका मेल हो रहा है इस उदाहरण में। यदि यही उदाहरण मान लो ये होता अपना दिक संधि गज, तो देखो कै हलंत है, इसका मतलब ये अंतिम वर्ण ये इसके अंदर ए नहीं मिला हुआ है। यदि ये इस तरीके से लिखा हुआ था तो अपन कहते हैं कि यहाँ अंत में क्या है, ए है, कै के अंत में क्या है, ए है। लेकिन ये हलंत लिखा हुआ है, इसका मतलब इसका जो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या है, कै हलंती है। अब देखो गे का मतलब क्या है, गे और ए। जय का मतलब क्या है, जय और ए। तो ये दूसरा शब्द गज है, ये शब्द यहाँ बात है कि यहाँ वर्णों को मिला करके लिखा हुआ है, यहाँ अलग अलग करके लिखा हुआ है। ये भी गज है, ये गे और है, और ये जय और है, गज शब्द है। तो दूसरा शब्द ये हुआ, इसका प्रथम वर्ण क्या हुआ, गे। तो यहाँ कै के बाद में गे भी क्या है, व्यंजन है। यानी यहाँ दो वर्णों का जो मेल हो रहा है, एक तो कै हलंत है, एक गे हलंत है। इन दो वर्णों का इस उदाहरण में मेल हो रहा है।
तो संधि में क्या होता है? दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये बात ध्यान में होनी चाहिए। अब देखिए एक और उदाहरण अपन लेते हैं। व्यंजन संधि का कोई उदाहरण लिखते हैं। मनय संधि संस्कृत के हिसाब से लिख देता हूं मैं, रथ है। ठीक है, तो यहाँ विसर्ग है, उसको भी मैंने कहा था अयोगवा वर्ण माना गया, तो ये विसर्ग है वो वर्ण माना जाएगा। और विसर्ग के बाद में क्या आ रहा है? यहाँ पर रे और रे है, तो द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण क्या हुआ? रे हुआ। यानी यहाँ कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है? विसर्ग और रे का। तो ये बात सबको समझ में आनी चाहिए। अब देखो संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के भेद मुख्यतः संधि के तीन भेद होते हैं। कितने भेद? तीन भेद। पहला है स्वर संधि। स्वर संधि। दूसरा है व्यंजन संधि। और तीसरा है विसर्ग संधि। यहां देखिए स्वर संधि कहाँ होगी? जब मिलने वाले दोनों वर्ण, यानी संधि में क्या होगा? दो वर्णों का मेल। अब इन जो दो वर्णों का मेल हो रहा है वो दोनों यदि स्वर है, यानी कहने का मतलब स्वर वर्ण के बाद स्वर वर्ण होगा, तो उसे हम स्वर संधि कहेंगे और वह स्वर संधि का उदाहरण होगा। दूसरे शब्दों में अपन ये भी कह सकते हैं कि ऐसा कोई उदाहरण जिसमें प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण स्वर है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण भी स्वर है, तो वह स्वर संधि का उदाहरण होगा। उसे हम स्वर संधि कहेंगे। जहां दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न विकार होता है वहां पर स्वर संधि होती है। दो स्वरों के परस्पर मेल से उत्पन्न होने वाले विकार को स्वर संधि कहते हैं। अब देखो व्यंजन संधि। व्यंजन संधि में क्या होगा? पहले व्यंजन वर्ण, उसके बाद में या तो स्वर वर्ण का मेल होगा या व्यंजन वर्ण का मेल होगा। दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि जब दो वर्णों का मेल होगा उसमें यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण व्यंजन है और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर है या व्यंजन है, तो वहां कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। फिर बात करते हैं अपन विसर्ग संधि की। यानी विसर्ग के बाद में यदि कोई स्वर आ रहा है या व्यंजन वर्ण आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। दूसरे शब्दों में अपन ये कह सकते हैं कि यदि प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण विसर्ग है, उसके बाद में द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण या तो स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। यानी विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने से कोई विकार होता है तो उसे हम विसर्ग संधि के नाम से जानते हैं। व्यंजन के बाद में कोई स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे अपन व्यंजन संधि के नाम से जानते हैं। अब देखो एक एक उदाहरण लेते हैं। वापस वही उदाहरण में लिखता हूं। जैसे अपन ने लिखा था गण संधि ईस, तो यहाँ देखो ण के अंत में, यानी अपन ने जो वर्ण विश्लेषण किया था गण का ग और ए, ण और ए, और ईस का वर्ण विश्लेषण ई और से और ए। अब देखो संधि में क्या होगा? दो वर्णों का मेल। कौन से दो वर्णों का मेल? जो प्रथम शब्द है उसका अंतिम वर्ण। यहाँ गण जो शब्द है प्रथम, उसका अंतिम वर्ण क्या है? ए। फिर द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, यानी इस जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? ई। तो यहाँ देखो कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है? ए और ई का। अब अपन ने इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा था कि ए भी स्वर है और ई भी स्वर है। कहने का मतलब इस उदाहरण में स्वर के बाद में स्वर वर्ण का मेल हो रहा है। इसका मतलब गण संधि इस कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। यानी स्वर वर्ण के बाद स्वर। एक और उदाहरण में लिखता हूं। जैसे एक उदाहरण है देव संधि आले। अब मान लो ये प्रथम शब्द है, ये देव नहीं होकर के देवा होता तो अपना प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण क्या होता? आ। लेकिन ये वह लिखा हुआ है, इसका मतलब वह के अंत में क्या है? ए है। तो देव का अंतिम वर्ण क्या हुआ? वह के अंत में ए आ रहा है, तो ए, यानी जो प्रथम शब्द है देव उसका अंतिम वर्ण क्या हुआ? ए। प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण क्या है देव में? ए।
आले के शुरू में जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या है? आ। तो ए और आ भी क्या है? स्वर है। इसका मतलब देव संधि आले, ये भी कौन सी संधि का उदाहरण है? स्वर संधि का उदाहरण है। हमें ये देखना है कि जो प्रथम शब्द है उसके अंत में क्या आ रहा है और जो द्वितीय शब्द है उसके शुरू में क्या आ रहा है। यदि ये दोनों ही वर्ण स्वर हैं, इसका मतलब वो स्वर संधि का उदाहरण है। अब देखो, अब मैं अलग उदाहरण लिखता हूं। एक उदाहरण अपने लिया, दिक् संधि अंबर। देखो, मैं पहले बता चुका हूं कि ये कै हलंत लिखा हुआ है, इसका मतलब ये कै हलंती है। लेकिन ये कै इस तरीके से लिखा हुआ है, इसका मतलब कै प्लस ए है। कहने का मतलब इस कै में अंतिम वर्ण क्या है? ए है। यदि ये का लिखा हुआ है, इसका मतलब कै प्लस आ है, यानी अंतिम वर्ण क्या है? आ है। तो यहाँ कै हलंत है, इसका मतलब ये कै हलंत व्यंजन वर्ण है। फिर अंबर जो दूसरा शब्द है उसका प्रथम वर्ण ए क्या है? स्वर है। यानी यहाँ कौन से दो वर्णों का मेल हो रहा है? दिक् और अंबर में कै व्यंजन और ए स्वर। तो देखो, व्यंजन संधि कब होगी? जब व्यंजन के बाद में कोई स्वर आ रहा है तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि। जैसे कि इस उदाहरण में कै व्यंजन के बाद में ए स्वर आ रहा है, इसका मतलब ये व्यंजन संधि का उदाहरण है, दिक् संधि अंबर। अब एक और उदाहरण में लिखता हूं, दिक् संधि गज। प्रथम शब्द क्या है? दिक्। इसका अंतिम वर्ण क्या है? कै हलंत, यानी व्यंजन है। अब जो द्वितीय शब्द है गज, गे का मतलब गे और ए है। तो देखो, जो द्वितीय शब्द है उसका प्रथम वर्ण क्या हुआ? गे व्यंजन है। गे व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन के बाद में व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। गे भी व्यंजन है और गे और ए, तो यहाँ जो प्रथम वर्ण है द्वितीय शब्द का वो क्या है? गे है। तो गे भी क्या है? व्यंजन है। तो यहाँ व्यंजन वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण का मेल होता है। और व्यंजन संधि कब होगी? जब व्यंजन वर्ण के बाद में या तो स्वर आ रहा है या फिर व्यंजन आ रहा है, तो कौन सी संधि होगी? व्यंजन संधि होगी। तो दोनों उदाहरण अपन ने यहाँ देख लिए कि दिक् और अंबर ऐसा उदाहरण है जिसमें व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर वर्ण का मेल हो रहा है, और दिक् संधि गज ऐसा उदाहरण है जिसमें व्यंजन वर्ण के बाद में व्यंजन वर्ण का मेल हो रहा है। तो व्यंजन के बाद में स्वर आए तो भी व्यंजन संधि, और व्यंजन के बाद में व्यंजन आए तो भी कौन सी संधि? व्यंजन संधि। अब देखो, बात करते हैं विसर्ग संधि की। तो विसर्ग संधि के लिए मैं संस्कृत का उदाहरण यहाँ लिख देता हूँ, कै संधि अपि। यहाँ देखो, विसर्ग है अंतिम वर्ण, विसर्ग के बाद में ए स्वर है। तो विसर्ग के बाद में यदि स्वर आ रहा है तो भी विसर्ग संधि है। और एक और उदाहरण लिख देता हूं मैं। जैसे कोई भी उदाहरण है ऐसा जिसमें विसर्ग के बाद में व्यंजन वर्ण आए, जैसे एक और उदाहरण मैंने लिख दिया, रामे संधि च। तो यहाँ विसर्ग के बाद में देखो, च का मतलब है च और ए। तो जो द्वितीय शब्द उसका प्रथम वर्ण क्या हो गया? च क्या हो गया? व्यंजन। तो विसर्ग के बाद में व्यंजन आएगा, विसर्ग के बाद में स्वर आ रहा है तो भी विसर्ग संधि, और विसर्ग के बाद में व्यंजन आ रहा है तो भी विसर्ग संधि। कुल मिलाकर के इस वीडियो में हमने क्या पढ़ा कि भाई, शुरू में मैंने बताया कि संधि में दो वर्णों का मेल होता है। अब ये कौन से दो वर्णों का मेल होता है? तो पहला शब्द है उसका अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण। ये बात सबको पता होना चाहिए। अब ये पहले शब्द का अंतिम वर्ण कौन सा है, ये पता लगाना आना चाहिए कि अंत में ए की मात्रा है या आ की मात्रा है या ई की मात्रा है। द्वितीय शब्द है उसके शुरू में कौन सा वर्ण आ रहा है, ये पता होना चाहिए। उसके बाद में हमने ये पढ़ा कि भाई संधि के तीन भेद होते हैं। कौन कौन से? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। हमें कोई परिभाषा पूछे कि बताओ स्वर संधि किसे कहते, तो हम ये कह सकते हैं कि जहां दो स्वर वर्णों के परस्पर मेल से विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि कहते हैं। फिर मान लो पूछा जाए व्यंजन संधि किसे कहते हैं, तो जहां व्यंजन वर्ण के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं, जहां विसर्ग के बाद में स्वर या व्यंजन आने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे हम स्वर संधि, विसर्ग संधि कहते हैं। अब देखो, स्वर संधि नाम से स्पष्ट है, स्वर संधि में जो दोनों वर्ण होंगे, कौन से दोनों वर्ण? प्रथम शब्द का अंतिम वर्ण और द्वितीय शब्द का प्रथम वर्ण, वो दोनों ही क्या होंगे? स्वर होंगे। यानी स्वर के बाद में स्वर वर्ण का मेल हो रहा है तो स्वर संधि है। व्यंजन वर्ण की क्या पहचान होता है? व्यंजन वर्ण की क्या पहचान होती है कि प्रथम जो शब्द है उसका अंतिम वर्ण व्यंजन होना चाहिए, यानी हलंत होना चाहिए। यहाँ कोई भी वर्ण हलंत आ गया, उसके बाद में चाहे आगे स्वर आ रहा है या व्यंजन आ रहा है, तो वो व्यंजन संधि का उदाहरण होगा। जैसे यहाँ ये कै हलंत है, अब आगे चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कौन सी संधि है? व्यंजन संधि।
और विसर्ग आ गया संधि विच्छेद करते समय, अब आगे चाहे स्वर आए चाहे व्यंजन आए, कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि होगी। इससे पहले वाला वीडियो था वो बीच में मेरा थोड़ा सा अधूरा रह गया था किसी कारणवश से, और उससे आगे मैंने ये आपको पढ़ाया है जिसमें अपन ने वर्णों का मेल पढ़ा है और संधि के कौन से भेद होते हैं, और यदि कोई संधि विच्छेद युक्त पद है तो उसमें कौन सी संधि है, कहने का मतलब स्वर संधि है या व्यंजन संधि है, विसर्ग संधि है, इसका पता अब आप आसानी से लगा सकते हैं यदि हमें वर्ण विश्लेषण आता है और प्रत्येक शब्द में ये पता चले कि इसका अंतिम वर्ण कौन सा है, इसका प्रथम वर्ण कौन सा। तो हम आसानी से मैंने कोशिश की है कि तीसरी के स्तर का बच्चा भी ये समझ पाए कि भाई प्रथम शब्द के अंतिम वर्ण का क्या मतलब है, द्वितीय शब्द के प्रथम वर्ण का क्या मतलब है, ये वर्ण कहाँ है, वर्ण विश्लेषण के माध्यम से मैंने आपको बताया। तो ये इतनी बात है, यदि आपको समझ में आ गई इसका मतलब आगे संधि में कहीं कोई परेशानी नहीं होगी, चाहे वो कोई भी संधि हो आपको आसानी से समझ में आएगी। लेकिन ये जो आधारभूत जो समझने की बात है ये सबको समझ में आनी चाहिए कि संधि में दो वर्णों का मेल तो होता है, लेकिन कौन से दो वर्णों का मेल होता है और वो वर्ण कौन कौन से ये पता लगाना आना चाहिए। यदि ये पता लगाना आपको आता है तो फिर संधि आप स्वतः पढ़ करके तैयार कर सकते हैं, लेकिन शुरुआती ये चीज़ आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, आगे जितने भी संधि के उपभेद हैं वो मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, और जो उससे जुड़े हुए नियम हैं जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भी काम में आ सकते हैं और जो पढ़ने वाले छात्र छात्राएं उनके लिए भी उपयोगी होंगे। परीक्षा की दृष्टि से कौन किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं उनकी चर्चा भी अपन समय समय पर करेंगे। तो वीडियो देखते रहिए, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, लाइक और शेयर करते रहें, कमेंट करके बता रहते रहें, जो भी कमियां उनको भी कमेंट के माध्यम से बताएं ताकि हम दूर करके और अच्छी तरीके से आपको पढ़ा सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।